टॉपिक इस चैप्टर में से जो जो टॉपिक उठाए हैं वो तुम्हारे वो वाले टॉपिक हैं जो मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इतने साल का, साथ लास्ट 5 to 7 years का जो मैंने पैटर्न एनालाइज किया है नीट का, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को कवर करवाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा हो मैम मेटल इन कार्बोनिल्स और टेलर डिस्टोर्शन एक बार आया था नीट में, और आपका कोई और एक चीज भी है क्या, हाँ एक ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन आया था इन 2016, तो वो एक एक बार आया था। तो अगर आप लोगों को वो पढ़ना है तो आप डिटेल में, तो आई थिंक आप लोग ने किया है वो चैप्टर, तो वो आप मेरे नोट्स से कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे टॉपिक्स है मैं वो कौन से ले रही हूँ, जो अपने हाई वेटेज है, जो मुझे लग रहा है 2024 में इनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो मैं वो वाला टॉपिक उठा रही हूँ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर अब पढ़ाऊंगी तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन सेशन में तो ये लगा लो टीचर से ज्यादा स्टूडेंट्स को आना, मतलब बोलना है यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क शेयर किया है, मैं ये बोलूं जिनका मैंने देखा है, इसके अलावा जिन्होंने मुझे शेयर कर दिया है वो प्लीज एक बार मुझे ना यहाँ पे बता दीजिए, जिन्होंने मेरे नंबर पे शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, सो दैट मैं उनका भी यहाँ पे नाम लिख दूं। विशाली ने कर दिया है, ओके, सुंदुस ने कर दिया है, सलोनी तुमने नहीं किया बेटा, एंड अंशिका, ठीक है। तो सुंदुस करना, ओ सॉरी सलोनी बेटा करना चाहिए था होमवर्क तुम्हें शेयर, बट तुमने नहीं किया। कोमल तुमने किया, अच्छा कोमल, कोमल का तो नाम है, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, होमवर्क करते हैं तो देखो आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि पेपर सर पे है, तो अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी पढ़ोगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया है 12th का, ठीक है, तो हमें बार बार मल्टीपल रिवीजन करनी है, तो मैं वो करवा दूंगी, लेकिन मेरे से ज्यादा आपके एफर्ट्स होने चाहिए इस टाइम पे कि क्या कर रहे हो, ठीक है। और होमवर्क डाउट्स इनमें से मेरे को किसी ने भी नहीं भेजा, जिन बच्चों के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, एक दो ने भेजा था, मैंने दीपक को बता दिया, एंड साक्षी वो तुम वैसे करोगे जैसे भी मैंने बताया है वो तरीका। नंबर ऑफ फाइंस किस लिए था, याद रखना कि जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 4 तरीके होते हैं ना, है ना, 4 वो तुम्हारे फॉर्मूलाज है जिसको आप वाई मैप बोलते हो, ठीक है। तो जिसमें है गिवन नंबर ऑफ फाइंस डिवाइड टोटल नंबर, हाँ डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये उसके लिए दिए हुए थे। और एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि उसके फॉर्मूले में बाहर कितने सीएल होने चाहिए, मतलब कितने एजीसीएल के मोल मिल रहे हैं, तो उससे तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब तुम कितना पढ़ के आए हो, राधे राधे अमन, गुड इवनिंग एवरीवन। अब तुम कितना पढ़ के आए हो, लास्ट क्लास में से कितना रिवाइज किया है, मुझे ये 2 क्वेश्चन अच्छे से करके दिखाओ, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि तुम ये पढ़ के आए हो भाई, ठीक है। चलिए, और क्लास लीव करके तो मत ही जाना तुम लोग, अगर तुम्हें ये चैप्टर आता है फिर भी क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे ये दिखना चाहिए कि तुम्हें कितना आता है। अगर तुम्हें आता है देन यू कैन सोल्व, यू आर एबल टू सोल्व द PYQs, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, बहुत ही इजी लिए हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने नीट 2023 के लिए हैं बेटा, ठीक है। तो अब देखो तुम कितना पढ़ के आए हो, यहाँ पे कोई आंसर नहीं देगा मुझे, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है बेटा। चैट बॉक्स में मुझे कोई आंसर नहीं देगा, जिसका हो गया है वो जस्ट हैंड रेज करो, ठीक है। मैं देखती हूँ किस किस बच्चे ने किया है। वेरी गुड, 7 जुनैद बेटा मेरे को होमवर्क शेयर किया करो तुम्हारा, ठीक है, ओके। मैम होम क्या दिया था कल आपने? किसने पूछा ये मुझे, किसने पूछा मुझसे ये? कुलदीप। कुलदीप ने पूछा। कुलदीप आप लास्ट क्लास में थे? परसों की जो लास्ट क्लास में थे? यस मैम था मैं। अच्छा, जो मैंने पीडीएफ देखा वो देखा था तुमने? यस मैम। जो मैंने पीडीएफ, मैम मेरे पास पीडीएफ नहीं आया मैंने तो आपका। भेजा था बेटा, पर्सनली तो नहीं भेजा तुम्हारे पास, बट तुम लोगों के ग्रुप्स में भेजा, एक बार चेक करो, और उसमें देखो लास्ट में कितने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। ओके जुनैद, मैम मेरे ग्रुप को में सब होमवर्क इतने शेयर मैसेज किया करो, करते हैं हाँ पता नहीं बोलो चलता। जुनैद। मैम ग्रुप में सब मैसेज कर मैंने देते हैं, पता कौन नहीं से चलता ग्रुप में, व्हाट्सएप। मैंने तुम्हारे एक
लेट मी कंप्लीट। मैंने तुम्हारे कैजुअल ग्रुप में नहीं भेजती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिशियल ग्रुप में भेजती हूँ। आई थिंक सो कि उसमें कोई मैसेज कर नहीं सकता तुम में से, तो उसको चेक करो, ठीक है, रादर देन गिविंग मी एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो उसको चेक करो तुम लोग, वहां पे तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन। जब मैं कराती हूँ लास्ट में मैं क्वेश्चंस डाल देती हूँ बेटा, वहां चेक करो तुम्हारे ऑफिशियल ग्रुप में। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे सलोनी देगी। सलोनी ट्राई बताओ बेटा क्या आंसर है। डी है क्या? सबका डी आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसमें होमोलैप्टिक पूछा है। होमोलैप्टिक का मतलब क्या होगा कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड होंगे। तो देखो इसमें ऑक्सलेट टाइप के हैं, इसमें दो टाइप के, अमीन है और वाटर है ना। और इसमें क्या है, अमीन है और कौन सा, इसमें पेंटामीन कार्बोनेटो CO3 वाला लिगेंड है। इसमें भी अमीन है, क्लोराइड है। तो ये बाकी सारे हिट्रोलिटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, ये सारे हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल है। दिस इज योर नीट 2023 क्वेश्चन, बहुत इजी था। ठीक है, सेकंड ये वाला करो, ये भी नीट 2023 का था तुम्हारा। 2 क्वेश्चन आए थे अभी, तो इस साल तो गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं, 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, कोमल इसका आंसर बताओ बेटा। कोमल ट्राई करो, जिससे मैं आंसर पूछ रही हूँ अनम्यूट करे प्लीज खुद को। ठीक है, मैम सी। सी आएगा। कोमल तुम्हारे अकॉर्डिंग सी है बेटा? यस मैम। बाय मैम उसमें उसकी ऑक्सीडेशन +6 है इसलिए। किसकी ऑक्सीडेशन +6 है बेटा? मैम कोबाल्ट CO की। तो तुमने ये ऑक्सीडेशन के बेसिस पे किया इसको सोल्व? सॉरी मैम बी होगा क्योंकि उसमें चिलेटिंग एजेंट है और इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड। और अगर यही नीट में आ जाए दोबारा, वहां पे तो मैं तो आऊंगी नहीं ऐसे तुम्हें बीच में बोलने की कि तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट से किया है। तो वहां पे तो तुम्हें खुद से सोचना है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट स्टेबल क्यों, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो EN है यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन होगी, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स जो है कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेटा देखो, देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा पहले चिलेशन वाला फैक्टर देखोगे कि चिलेशन हो रही है नहीं हो रही। अगर चिलेशन हो रही है डायरेक्ट मार्क करके आओ, अगर चिलेशन नहीं हो रही है तो कैसे बताओगे, वो आज हम CFT में देखेंगे ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वो भी हमें बताती है कि कॉम्प्लेक्स कैसे है, स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, एक तुम्हारा EN रूल होता है, पढ़ा है सबने, पढ़ा होगा EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसमें आपको देखना होता है अगर किसी की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे जो है आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट। राइट, सबसे पहले चिलेशन देख लिया करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सही अगर उसमें हो रही है कहीं चिलेशन। तो ये वाला भी कर लेना, टॉपिक मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर ये चैप्टर तुमने पढ़ा है तो जस्ट उसको देख लेना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम आते हैं CFT पे। तो बेटा क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम जो था वो ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या किया था बताओ, VBT किया था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। दीपक प्रजापति प्लीज तुम मुझे बताओगे कि VBT में क्या लिमिटेशंस थी जो हमें CFT पढ़नी पड़ रही है? मैम कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, पहली चीज। दूसरी चीज? और मैम वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफरेंशिएशन नहीं दिया था। वेरी गुड। और मैम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। वेरी गुड। ठीक है, मतलब काफी सारी लिमिटेशंस थी इसकी। जैसे मान लो उसने हमें नहीं बताया था लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के, कि जब CN आ रहा है तो हम पेयरिंग कराए हैं, पेयरिंग करा रहे हैं, है ना। जब वाटर आ रहा है तो हम पेयरिंग नहीं करा पा रहे, इसका एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया था। हाँ बोलो, क्या कहना है अमन? मैम पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुका है? रिकॉर्डिंग हाँ हो जानी चाहिए, नहीं हुई है क्या अभी? नो ठीक है, मैम। मैं देख लूंगी, आप
ये वाली बात हम बाद में करेंगे बेटा। ऐसा क्लास के बीच में मेरे को लगा कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। नो मैम, मैं पिछले क्लास में नहीं था ना इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी, अपलोड नहीं हुई है तो बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ तो कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये वाली कुछ लिमिटेशन थी, मेन कलर के बारे में नहीं बता पाया था, कुछ कॉम्प्लेक्स में हम बोल रहे थे कि कुछ स्क्वायर प्लेनर है, कुछ टेट्राहेड्रल है, मतलब ये कुछ एक्सप्लेनेशन उसने ढंग से नहीं दी थी, है ना। तो हम सीएफटी को बीच में लेके आ रहे थे, याद है मैंने कहा था ये सीएफटी ने बताया था तो ये कर लो। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं वीबीटी से बहुत हद तक बेटर तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लेकिन एग्जाम में ना वीबीटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ठीक है। हालांकि बेटर सीएफटी है, जैसे याद है जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एमएन वाला, ये वाला किया था ना हमने एमएन वाला, आई थिंक यही क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अगर तुम सीएफटी से निकालोगे ना, तो वहां पे जितना हम सोच रहे थे ना वीबीटी को देखते हुए, यहाँ पे सीएफटी में तुम्हें सोचना ना पड़ता, यहाँ पे इजीली जो है मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हो। वहां पे हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ रही थी, राइट, कि इसमें ये होगा, इसमें पेयरिंग मत कराना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चला जाएगा, जबकि सीएफटी में ऐसा नहीं है, सिंपल तुम इजिली जो है मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। तो इसकी एजम्पशन वही थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए फटाफट से सो दैट आप रिवाइज कर सको, ठीक है। इसने क्या किया था, मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक कंसिडर किया था। इसने कहा था कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। लिगेंड को इसने पॉइंट चार्जेस की तरह कंसिडर किया था, लाइक Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, है ना, हेलोजन्स हो गए, सल्फाइड हो गए, और डाइपोल्स किया था इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, ठीक है। आपको पता ही है डाइपोल होता है इसमें। उसके बाद क्या है, देखो कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है। इसने ये बताया है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर किया, उसके अलावा रिपल्शन भी होती है ना, लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगी। जो मेटल के डी और बाइटल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खाली और बाइटल्स है, राइट। मेटल का न्यूक्लियस है तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे उसमें, तो उनके बीच में रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, तो ये सब चीजें कंसिडर किया है। लेकिन इस मतलब इस थ्योरी में जो हम ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला है वो किसके बीच में रहने वाला है, मेटल और लिगेंड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो सीएफटी को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चे। ये मैंने डी के 5 और बाइटल बनाए हुए हैं, देख पा रहे हो, ये DXY है, ठीक है। ये इन बिटवीन एक्सिस है, नॉन एक्सियल बोलते हैं इसको, पता है तुम लोगों को, ये नॉन एक्सियल है तीनों, क्योंकि ये क्या है, एक्सिस के बीचों बीच लाई कर है, देख पा रहे हो। इनके जो लोब्स है, लोब्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये लोब्स क्या दिखा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें यहाँ पे है, ठीक है, इन लोब्स में। और जो ये है, ये क्या है आपके एक्सियल वाले और बाइटल्स है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्सिस के ऊपर है, लाइक dx²-y² और dz², ठीक है। उसके बाद देखो ये तुम्हें दिख रहा है, सबको विजिबल है ना, आज तो कोई लैग नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये आपका मेटल कंसिडर कर रही हूँ मैं, प्लीज ध्यान से देखिए। और ये क्या है आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लिगेंड्स हैं आपके। थोड़ा सा समझ लो, बस समझने की दे रहा है, इसमें बच्चे ना जनरली समझने में दिक्कत कर देते हैं, इसी वजह से उनके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो एक बार देख लो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इतना समझा दे रही हूँ कि तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से हो जाए इसके, ठीक है। तो बहुत बच्चों ने बोला मैम सीएफटी नहीं पल्ले पड़ती है, तो अब देख लो आराम से, ठीक है। तो बेटा मैं क्या कर रही हूँ ना, इनकी एक्सिस कंसिडर कर रही हूँ, आपको पता है, ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मान लेते हैं हम वाई एक्सिस पूरी, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं क्या, जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि एक्स वाई, देखो अगर किसी को समझना है तो क्लास में बैठो, आ रहे हो जा रहे हो ये चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगती बेटा, ठीक है। हाँ तो मैं जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा, एक्स वाई जेड एक्सिस जो है आपके 90 डिग्री पे होता है, राइट, ठीक है। और अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, क्या हुआ, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे लिगेंड भी क्या है, लिगेंड में भी 90 डिग्री का एंगल है, कैन यू सी दैट, देख पा रहे हो। तो यानी कि जो लिगेंड Yes, है, ma'am. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जो लिगेंड है वो कहाँ आ रहे हैं, एकदम एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं बच्चों। और एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल थी बच्चों, हमारे पास एक तो dx²-y² थी और dz² थी, ये क्या थी हमारी, जो एक्सिस के ऊपर है लोब्स। और dxy, dyz और dzx क्या था, ये इन बिटवीन द एक्सिस था। दिया क्लास में आ गई क्या बेटा, इन बिटवीन द एक्सिस,
ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर लिगेंड एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं, लिगेंड के पास क्या है, अब बताओ, लिगेंड के पास तो भैया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बताओ, जो मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कौन से लोब्स की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वाले की हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। पहले तो क्या था बच्चे, जो डी के 5 ऑर्बिटल थे वो डीजनरेट थे, डीजनरेट का मतलब हैविंग सेम एनर्जी, राइट। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड के अप्रोच में आए, उनकी एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी में डिफरेंस आ गया। किन्हीं ऑर्बिटल्स की एनर्जी, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई ड्यू टू लेस रिपल्शन, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई ड्यू टू मोर रिपल्शन, राइट। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि स्प्लिटिंग कैसे हुई डी ऑर्बिटल की। एस और पी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। उसमें जो पी की 3 ऑर्बिटल है वो डीजनरेट रहती है, और एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, तो उसमें हम स्प्लिटिंग की बात नहीं करते। और एफ ऑर्बिटल की क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनकी शेप्स होती है, तो वो हम केमिस्ट्री में ज्यादा डिस्कस उसको नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम देख पा रहे हो, इसका ये डायग्राम दिख रहा है क्या, यस ये मैंने क्लास के टाइम भी बनवाया था, ठीक है। ये देखो, Yes, ये डी ma'am. की 5 ऑर्बिटल है, देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, मैं 5 लिखवा रही हूँ, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और एक नीचे लिख रही हूँ डी जेड स्क्वायर। जैसे ही आपके लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, दूर से अप्रोच कर, मतलब दूर है लिगेंड के, तो स्फेरिकल जितने भी आपके जो मेटल है वो इक्वली क्या करेगा, फेस करेगा रिपल्शन। तो देखो उनकी एनर्जी बढ़ गई थोड़ी, देख पा रही, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। यहाँ पे भी सेम है बेटा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या हुआ, लिगेंड एकदम पास आ रहा है, पास आएगा तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन से ये दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ऊपर हो गई, ज्यादा हो गई, और नीचे वाली कम हो गई, ठीक है। इतना देखो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका T2G। अब T2G क्या है, ट्रिपली डीजनरेट बोलते हैं इसको, और EG होता है डबली डीजनरेट। जी किसके लिए होता है, जी रेड के लिए होता है। जी रेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, आपका ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल है, ज्यादा आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, बेरी सेंटर, Yes. क्या बोलते हो इसको, बेरी सेंटर बोलते हो, हाँ या ना, पढ़ के नहीं आए, Yes, हाँ ma'am. बेरी सेंटर बोलते हो, ठीक है। अच्छा, बेरी सेंटर से बच्चे जो T2G का डिस्टेंस है वो कितना बोल दो, तो -0.4 डेल नॉट। ये डेल ओ क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और बेरी सेंटर से EG का डिस्टेंस कितना देखते हो आप, प्लस का 0.6। यस, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गुंजन, माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैशाली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस यहाँ पे, हाँ एनर्जी कम है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यस। और प्लस के यहाँ पे एनर्जी जो है बढ़ रही है, ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। कौन सा गुंजन, एक ही गुंजन, अच्छा, अरे वो गुंजन गर्ग है, उसका तो मैं नाम लूंगी, है ना, उसका सरनेम लेके उसको पुकारूंगी, ठीक है। ओके, चलो आगे, ठीक है। तो ये आपका रहता है किसमें बेटा, ये आपका रहता है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। अच्छा, उसके बाद हम आगे चले, उसके बाद लगे हाथ टेट्राहेड्रल का भी देख लो बच्चे। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, याद करो वो दिन, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, मैम एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। मैं क्या बोल रही हूँ, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है स्प्लिटिंग, कोई बता पाएगा मेरे को, पता चल जाएगा कितना रिवाइज करके आए हो। टेट्राहेड्रल में कैसी होती है बेटा स्प्लिटिंग, 53 स्टूडेंट्स आ रहे हो, हाँ अनीशा, यस बताइए, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है बेटा, नहीं पता, नहीं पढ़ के आए, मैम T2G और EG में होती है। वो तो मुझे भी पता, वो तो सबको पता है, नया क्या इसमें, मैम क्या T2G होता है वाले में उसमें? हाई एनर्जी होती है और जो EG वाले में लो एनर्जी होती है। ठीक है, ओके, हाँ इसमें पहली बात है जो तुम लोग T2G EG बोल रहे हो मैम ना, G नहीं होता है, G नहीं होता है इसमें। यस, जी नहीं होता बिकॉज देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा, कलर चेंज कर देती हूँ, रुको, हाँ ठीक है, तो सिमेट्री नहीं होती है इसलिए हम जी का यूज नहीं करते हो फॉर टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, टेट्राहेड्रल में देखो
मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा एंगल है 109 डिग्री। अब एग्जैक्ट मत बोलना मैम एग्जैक्ट होता है इतना, हम एग्जैक्ट पे नहीं जा रहे हैं, रफली बता रहे तुम्हें अराउंड 109 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाएंगे तो आप देख पा रहे हो इसमें तो आपकी जो एक्सिस होती है जो एक्स वाई जेड आप कंसिडर करते हो उसमें क्या होता है आपका बताओ 90 डिग्री का एंगल होता है, जबकि जो लिगेंड है इनके बीच में कितना है 109 डिग्री। तो क्या ये एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, बताओ क्या ये अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हाँ या ना? नो मैम, नहीं कर कर रहा। रही। ठीक है, तो मतलब कहाँ से कर रहे हैं? बीचों बीच से कर रहे हैं। और बीचों बीच में बेटा बिटवीन द एक्सिस कौन से हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं? dxy, dy और dzx। और एक्चुअल में क्या होता है ना, जब देखा गया कि स्प्लिटिंग कैसे होती है तो एक्चुअल में तो इनको भी अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू आपके वो वाले ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के ऊपर से उनसे ज्यादा इनको रिपल्शन मिलती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी तो ज्यादा हो जाती है और जो आपकी dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होते हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप इनको बोलते हो ई, इनको बोलते हैं T2। T2 और E सेम है, वही ट्रिपली डीजनरेट एंड डबली डीजनरेट। जी आप यहाँ पे यूज नहीं करते हैं बच्चे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। स्प्लिटिंग क्या हुआ, उसमें क्या था, नीचे T2G था, इधर आओ, नीचे T2G था, ऊपर EG था, ठीक है। वहां पे और क्या चीजें हमने और क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पे 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, है ना, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कम होगी। अगर उसमें इतनी हो रही थी तो इसमें इतनी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बताइए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, T2 वाले ऊपर आ जाएंगे, यस T2 वाले ऊपर आ जाएंगे और E वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और कितनी कम हो रही है ये ध्यान रखना, डेल्टा T किसके बराबर होता है? 4/9। बताओ बताइए। डेल्टा ओ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना, आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आया कैसे, और अब तुम भी मत देखने बैठ जाना आया कैसे इस टाइम पे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना, नीट वालों को तो पता नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लेंगे तुमसे, ठीक है। और इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो 2/3 इंटू 2/3 करके आता है वो, 4 लिगेंड होते हैं और 6 लिगेंड, ऐसे याद कर सकते हो। तो डायरेक्ट अरे बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लो बेटा, स्प्लिटिंग देखो ऐसे ही हुई है हमारी, ये E वाली होगी, ये T2 वाली होगी, ठीक है। अगर मैं बेरी सेंटर से E वाले का डिस्टेंस देखूं तो वहां पे क्या था, +0.6 था, याद करो। यहाँ पे -0.6 होगा, जिसको आप 3/5 भी लिख सकते हो। इस बार मेरे को पता है ऐसा भी लग रहा है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर, इधर आओ, ऐसे भी दे सकता है, वैसे टेट्राहेड्रल का चांसेस कम है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे दे सकता है कि बेरी सेंटर से जो आपका dxy, सुन लो इधर, dxy dyz और dxz का डिस्टेंस है वो कितना है, वो डायरेक्ट ना लिख के देके वो 3/5 2/5 करके दे देगा। तो तुम लोग घबराना मत, अगर तुम्हें वैल्यू पता है तो देख लेना, वो क्वेश्चन तुम्हें आता होगा। कई लोग ने ऐसा देख के छोड़ दिया, अरे ये क्या आ गया, पढ़ के गए हो तो वो आता होगा बेटा क्वेश्चन, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप चेक कर लो, ये 0.6 ही आ रहा है, राइट। और ऊपर वाला कितना आएगा 0.4, लेकिन यहाँ पे डेल टी होगा क्योंकि अब हम टेट्राहेड्रल वाले केस में स्प्लिटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। देख लो एक बार, हो गई, नजर मार ली बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी में ना बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। हाँ साक्षी बोलो बेटा। मैम जब ये पीछे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुई थी तो इसमें जो ऊपर dxy dyz और dxz है मैम, ये डीजनरेट मानेगा, इनकी एनर्जी सेम हाँ ये मानेगी। T2 है, ये T2 का मतलब ही यही होता है, डीजनरेट, ठीक है। और ये भी क्या है, डीजनरेट, ठीक है। पहले 5 ऑर्बिटल डीजनरेट थी इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, लेकिन व्हेन लिगेंड अप्रोच टू द मेटल तब आपका क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन जो है दोनों में स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है बच्चों। यस, डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये भी बच्चे ध्यान रखना कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग यहाँ पे कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये बच्चा आप ध्यान रखना, ठीक है, हो जाएगा,
ठीक है, Yes. चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी। एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सुनते जाना। एक भी अगर बात तुमने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, क्वेश्चन वहीं गया। उसके बाद है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का बेटा प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग, क्या होती है। अगर आप एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, अगर आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके साथ ला रहे हो, उसमें जो आपकी एनर्जी जाएगी दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, राइट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तुमसे, ठीक है। अगर आपका डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से कम है, इट मींस उस वाले केस में पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेरे बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वहां पे जो लिगेंड्स होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, राइट। और अगर डेल्टा ओ ज्यादा है, इट मींस वहां पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हो गई कि पेयरिंग करवाओगे भी तो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, फायदे में चल रहा है तुम्हारा प्रोसेस, राइट। तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। लो स्पिन का मतलब समझ आ गई बेटा। हिमांशु क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है बेटा, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पता है क्या होता है, स्पिन कम हो जाती है ना, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और हाई स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे वही बच्चे बैठो जिनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला बड़ा शानदार है, ये फॉर्मूला बड़ा ही ज्यादा शानदार है, ये आप लोगों की नोटबुक में होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी वैल्यू नेगेटिव में आएगी उतना ज्यादा तुम्हारा जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा आएगी, समझ रहे हो, उतना स्टेबल होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सीएफएससी से भी तुम बता सकते हो वेदर द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट, राइट। तो देखो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखो। -0.4 T2 जो में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल बेटा, ठीक है। ओके ये क्या है, ईजी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करो, 0.6 प्लस करो, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा ओ, बाहर लगा दो। ये क्या है, ये पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी। और ये किसमें आप काउंट करोगे, इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, याद आ रहा है, इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियां चलती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने करवा रखा है वैसे ही करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पे चले आगे, निकाल लोगे सीएफएससी, बताओ। ओके टेट्राहेड्रल में ये होता है बच्चा, टेट्राहेड्रल में ये होता है -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई प्लस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, बिकॉज इन दिस केस ई वाला नीचे आ रहा है और T2 वाला ऊपर जा रहा है। और अगर मान लो वो बोल रहा है, इधर आओ इधर आओ, अगर वो टेट्रा, सपोज ये कॉम्प्लेक्स है, इधर आओ, अगर वो बोल रहा है कि इसकी क्या निकालो, वो निकालो, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा नोट, तो पहले आप इसका डेल टी निकालेंगे और उसको 4/9 इंटू डेल ओ कर देंगे, वो दिया होगा तुम लोगों को एग्जाम में, सो डोंट वरी, ठीक है। समझ आ गई, पहले इसका डेल टी निकालो, अभी मैं क्वेश्चन करवाने वालू तुम लोगों से, बी रेडी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कैसे स्प्लिटिंग हुई, कैसे निकालनी है सीएफएससी, किस केस में पेयरिंग एनर्जी को हमें इन्वॉल्व करना है, ये सारी चीजें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, आपकी मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बच्चे ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। या मैं सिंपल बोलूं, सीएफएससी ज्यादा होगी, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो ज्यादा लिगेंड उसकी तरफ इजीली अप्रोच कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के साथ है कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+, ठीक है। तो देख पा रहे हो अब चार्ज ज्यादा है, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा, अगर आप 3D से 4D पे जा रहे हैं, 4D से 5D पे जा रहे हैं बच्चे, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपकी क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि 5D क्या होता है, ज्यादा डिफ्यूज होता है, शायद मैंने वीबीटी में भी बताया था, जिसकी वजह से लिगेंड इजीली अप्रोच कर पाएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरा बच्चे, जो आपके 4D और 5D वाले सीरीज के मेंबर्स होते हैं, लिखो ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लिखो मेरे बच्चों, ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जितनी बातें अभी मैं बोल रही हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है। जैसे आपका रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, है ना, रुदेनियम हो गया, ऑस्मियम हो गया,
ठीक है, ये वाले कॉम्प्लेक्स जितने, जैसे पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे क्या करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब पेयरिंग करवा देनी है आपको इसमें। क्लियर, यहां तक देखो, ठीक है। ओके आगे चले। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, है ना, नेचर आपका लिगेंड वीक हो स्ट्रॉन्ग हो डजंट मैटर, 4D और 5D वाले सीरीज ऑलवेज होम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। उसके बाद नेचर ऑफ लिगेंड मेरे बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बीबीटी में पढ़ाई थी। अगर जितना लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखनी है तुम लोगों को। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में मैंने बता दिया ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है। अगर किसी ने स्क्वायर प्लानर भी पढ़ रखी है, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हो, तो उसकी उससे भी ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल वाले से, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्बर, ये बहुत सुपर डुपर है। अगर इस बार सीएफटी से क्वेश्चन आया नीट 2024 में, तो पक्का मतलब है 99% मैं बोलूंगी कि वो यहाँ से क्वेश्चन डालेगा वेवलेंथ वाले से। तो वेवलेंथ का आपको आइडिया होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला बताओ मुझे, ई क्या होता है, एनर्जी बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ बच्चों जल्दी। hc/lambda Yes, hc/lambda because in this case energy is inversely proportional to wavelength, right? और इसमें आप एनर्जी को अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से भी कंसीडर कर सकते हो, तो वो भी 1/लैम्डा होगा, ठीक है। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी उसकी, ठीक है। और आपको विबग्योर भी ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, विबग्योर भी ध्यान रखना है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी ध्यान रखने हैं। रेड का मैंने बताया था क्या होता है, कौन बताएगा, ग्रीन, येलो का वॉयलेट, और ब्लू का हाँ जी, येलो ब्लू का येलो, नहीं सॉरी ऑरेंज होता है ना ब्लू का ऑपोजिट। हाँ ठीक है। वो व्हील ध्यान रखना जो बनवाया था मैंने, ठीक है, विबग्योर ये वाला पढ़ के नहीं आप तुम लोग, ठीक है। हाँ सर्कल ये वाला बनवाया था, विबग्योर से ध्यान रखना, ठीक है। ब्लू ऑरेंज रेड ग्रीन ये, और ध्यान रखना अगर आपको वेवलेंथ, इधर आओ, एक चीज है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जब भी आपको वेवलेंथ निकालनी है ना किसी कॉम्प्लेक्स की, तो आप कैसे निकाल सकते हो, जो उसने लाइट जो है इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब की है उससे आप निकाल सकते हो, ना कि जो उसने ट्रांसमिट की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल दिया मैंने। आप वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो, जो उसने लाइट एब्जॉर्ब किया, ना कि उसने जो ट्रांसमिट किया है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लो अगर पहले नहीं लिखा था तो, ठीक है। ओके आर यू रेडी विद क्वेश्चंस। अलीशा लेट हो गया बेटा, ठीक है। दीपक हो क्या यहाँ पे, दोनों दीपक बैठे हो क्या। यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके करें फिर स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको आता है तो रेज योर हैंड, और नहीं आता है तो आप देखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए करिए, स्टार्ट कीजिए। Which complex of cobalt 2+ will have the weakest crystal field splitting? तो जो भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आप मार्क करेंगे, लेकिन चैट बॉक्स में बेटा नहीं देंगे इसका आंसर, आप लोग जो है हैंड रेस करेंगे। करो जी करो, कोमल, जुनैद, साफिया करो भाई, साक्षी, सामिया, सलोनी, करो। वैशाली ने कर लिया है, ओके। अच्छा अर्पिता इज ऑल्सो हियर, अरे तो अर्पिता से शुरुआत करें क्या आज। अर्पिता बताओ जी। हाँ अर्पिता आंसर बताओ बेटा। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे लगाया बेटा। मैम क्योंकि क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। हाँ बस इतना ही आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन के लिए। क्लोरीन जो है, अगर मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ लगाऊं, देखो क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आ सकता था कि ऑर्डर लगाओ, तो ऑर्डर कैसे लगाएंगे ध्यान रखना। सबसे ज्यादा CN की होती है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर इथाइलिन डायमीन, देन अमोनिया, देन आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसी के केस में स्प्लिटिंग सबसे कम होगी। यस बेटा। मैम इसमें जो EN3 है ये मतलब ऑक्टाहेड्रल में ही लिया जाएगा ना इसे। फिर से बोलो अलीशा।
मैम जो EN है उसके 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसको मतलब लिया तो ऑक्टाहेड्रल नहीं जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, ईएन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, दिस इज योर बायोडेंटेट लिगेंड अलीशा। यस मैम, वो तो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, बट मैं वैसे पूछ रही, रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल ना? हाँ है ही ऑक्टाहेड्रल, ये देखो ऐसा बनता है इसका, ऐसा बनता है, अगर तुम लोगों को याद हो तो। याद क्या, याद करना है तुम लोगों को भाई, आगे वाला अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म ही है, ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली आर। चलो निकालो, चलो हो जाओ शुरू। दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको CFSC की वैल्यू निकालनी है बेटा, निकालना स्टार्ट कीजिए। चलिए, हुआ किसी का? यस मैम, हो गया। ओके, करो हैंड रेस करो। साक्षी ने कर लिया है, और गुंजन तुम्हारा भी हो गया क्या? गुंजन गर्ग? मैम मैम कर रहे हैं अभी। अच्छा, जिसका हुआ है वही हैंड रेस कर ले एक बार, क्योंकि आई थिंक आपने पहले वाले का किया हुआ, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, ओके। साक्षी आप बताएंगी? मैम बी आ रहा है मेरा तो। बी फॉर बॉल। यस मैम। बाकी बच्चे कंफर्म कीजिए कि बी आ रहा है क्या सबका, क्योंकि आप कंफर्म करेंगे तो मैं उसी को आंसर मानूंगी, बिकॉज मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। ओके, कैसे किया एक बार बता दो साक्षी। मैम जो आपने फॉर्मूला दिया था मैम, उसमें ये जो H2 वीक फील्ड लिगेंड है, और हाँ। मैम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे P2G मैम, फिर मैंने इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आई? डी की D6 आई क्या? यस मैम, D6 कॉन्फ़िगरेशन आई, तो फिर मैम नीचे 3 इलेक्ट्रॉन भरे, ऊपर 2, फिर नीचे एक पेयरिंग करा दी, तो वेरी फिर गुड। -0.4 डेलो आया, और इसमें निकल Cl4 में फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें भी मैम ऊपर T2G होगा और नीचे Tg होगा, और फिर पेयरिंग नहीं होगी इसमें, तो इसमें मेरा -0.8 डेल भी आया ठीक है, कन्वर्जन यस करने के यस, बाद। बिल्कुल ठीक है। कोमल डी कैसे आ रहा है बेटा? मैम जो K2NiCl4 वाला है उसमें T2 में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और EG में 2 आ रहे हैं, तो फिर इसलिए 1.2 आ रहा है। तुमने ई वाला नीचे लिया या No, ऊपर ले ma'am. लिया? Yes, गलती कर ma'am. दी ना, गलती कर दी, ठीक है। इसमें बेटा ई वाला नीचे आएगा, और सॉरी ईजी नहीं आएगा, ई आएगा, और ऊपर आएगा बेटा T2, राइट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, इसमें D8 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे निकालोगे तो आंसर विल बी -0.8 डेल्टी, ठीक है। अगर उसने ऑक्टाहेड्रल के केस में पूछ रखा होता तो 4/9 इंटू डेल ओ कर देते, वो आपको दिया हुआ, मतलब दिया होती वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, among the following complexes the one which shows zero crystal field stabilization energy। ओके कोमल ध्यान रखना बेटा, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हमारे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट। तीनों सब्जेक्ट एकदम इतने सारे चैप्टर मिक्स होके आते हैं, तो ये इसलिए कहती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ताकि गलती का एक चांस भी ना हो, ठीक है। चलिए, जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन आपके नीट का है, तो ट्राई कर रहा हूँ कि 10 सेकंड में ही हो जाए ये इसका आंसर, मुझे बता दो आप विद इन 10 सेकंड्स। इतना टिप्स पे होनी चाहिए CFSC निकालना, ठीक है। साक्षी का हो गया है, बाकी लोग? साक्षी पूरे जोश में है बेटा आज, अच्छा लग रहा है देख के। आई होप तुम लोग बस एग्जाम में भी जोश में रहो, जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, एंड मेक मी प्राउड कि यस मैम वी आर डूइंग। अच्छा ठीक है, करो करो जल्दी करो, मैं देख रही हूँ हैंड रेस कितने बच्चे कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके सामिया बताओ जी।
सामिया बताओ जी। हाँ मैम सामिया, बी, बी बोले तो, अच्छा बी बोले तो बी फॉर बोल है ना। ठीक है, तो सबका ये आया है ना। हाँ जी बेटा, 0 बतानी है। गुंजन, गुंजन ठाकुर, गुंजन कुमार या गुंजन ठाकुर? बी, ओके ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, D5 और D10 में क्या होती है CFSC? 0 होती है, राइट? ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए? ये 4th वाला है, ये जेई का है। तो नीट में भी हम सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए करिए। करो। ओके, मैम हो गया। जिसका होता जाए वो हैंड रेज करता जाए बेटा। अनुष्वा का हो गया, साक्षी का हो गया, अंशिका का हो गया, अलीशा करो भाई। करिश्मा, इतने सारे बच्चे तो याद तो मुझे। मेधा ट्राई करो। मुस्कान, निगम जी करो भाई ट्राई। सलोनी, प्रियांशु गुप्ता, कोमल, दीपक। हाँ अलीशा, इसका आंसर बताओ जी। अलीशा, मैम 4th ऑप्शन आ रहा है, 4th। ए का सेकंड आ रहा है, एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दोगी कैसे किया बेटा? मैम मैंने तो पहले डायरेक्ट डी ऑप्शन देखा, उसमें 4 दिया हुआ है ना H2O का। तो टेट्राहाइड्रल है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया है। डी का फर्स्ट लगाया है तुमने, ओके। ऐसे नहीं होगा, स्प्लिटिंग के स्प्लिटिंग ज्यादा होगी टेट्राहाइड्रल में, कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल बेटा? मैम ज्यादा होगी ना। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी टेट्राहाइड्रल में? कम होती है मैम। क्या सुना है फिर जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को? मैम कम होती है तो ऑक्टाहाइड्रल में ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे बेटा, हाँ 4 लिगेंड है बेटा टेट्राहाइड्रल में, ऑक्टाहाइड्रल में 6 लिगेंड थे, ठीक है। ओके, तो ठीक है मैम सॉरी, एक मिनट, डी ऑप्शन में टेट्राहाइड्रल में उसकी CFSE कम है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो डी का 4th होगा। अच्छा, तो उस बी ऑप्शन आ रहा है क्या तुम लोगों का, बाकी सबका? ओके, लेट्स चेक। ठीक है, मेरा तो सी का आप लोगों ने बोला फर्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जो डी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। एक मिनट को मुझे चेक करने दो। हाँ, जो डी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। कैसे करना था? इधर आओ, इधर आओ तुम लोग। पहले तो ना इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी इसमें से? स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अंशिका सबसे ज्यादा किसकी होगी? अंशिका, सी वाले की। हाँ दीपक, हाँ हाँ, सी वाले की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी फिर, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद किसका नंबर आता है बताओ भाई? गए इस क्वेश्चन में? बी वाले की होगी। यस, उसके बाद होगा ए वाला एंड देन डी वाला, राइट। और वेवलेंथ से, वेवलेंथ क्या होगा? एक मिनट मुझे बोलने दो भाई, जब बोलना होता तब बोलते नहीं हो तुम लोग, और एक बोलता तो सारे स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। तो मुझे बोलने दो, ठीक है। सी वाले की सबसे, यानी कि सी वाले की वेवलेंथ फिर सबसे कम है बच्चे, यानी कि सी का फर्स्ट, और एक ही ऑप्शन में सी का फर्स्ट। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को अप्रोच, ठीक है। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, ठीक है। जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे कम वेवलेंथ आपकी सी वाले की ही होगी। किस किस का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड। ऐसे ही हाँ किया ऐसे ही किया, हाँ ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में भी करना है भाई। चलो मान लेते तुम्हें अमोनिया और वाटर का ध्यान है नहीं, बट ये तो मैंने बताया था ना, ध्यान रखना CN नेगेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बाकी सबसे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ही होंगे आज बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ये भी जेई का क्वेश्चन है, ध्यान से करने की कोशिश कीजिए इसको। फॉर अ D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, द डी का फर्स्ट बेटा क्या? हाँ डी का फर्स्ट है। एक नहीं नहीं नहीं, सी का फर्स्ट है बेटा, सी का फर्स्ट है। मेरे को भी कंफ्यूज कर देते तुम लोग। सी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट नहीं आएगा। हाँ
ठीक है। फॉर अ D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ये करो। चलो हाँ वैशाली, COCN से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा। हाँ चलो आ जाओ, करो इसको, ट्राई करो। किसके कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बढ़िया है, सही है मतलब। क्या हुआ साक्षी? मैंने वो तो नहीं दिया, कंपाउंड तो नहीं दिया, तो हम इसमें जो है वीक फील्ड लिगेंड कैसे करें? नहीं क्यों नहीं दे रखा, ये इतना इतना बड़ा अच्छा खासा हिंट दिया हुआ है ये। ओके मैम। ठीक है, ये हिंट ही तो है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। हाँ ऑप्शन में कंडीशन दी हुई है, वाह क्या बात है। केमिस्ट्री में धुरंधर बनते जा रहे हो सारे के सारे। हाँ ओके चलिए, मोल कॉन्सेप्ट में देखूंगी, हम मिलेंगे ना मोल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में। ठीक है, यस जुनैद बेटा बताओ, जुनैद आंसर बताओ बेटा। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, सबका ए आ रहा है क्या? यस मैम। मैम मेरा तो डी आया था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखो EG T2G मत देखो तुम लोग, पहले T2 वाला फिल होगा बच्चे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में नीचे T2 होता है। तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो ये टॉपिक, और ना ही अभी मुझे ध्यान से सुना है आप लोगों ने, गायब हो कहीं ना कहीं। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है, पेयरिंग नहीं होगी तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। यस वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा तो इसमें ऐसे होगा, तो यही तो ठीक है। T2G में 3 आप लोगों के और EG में 1 है, तो आंसर विल बी ए। वेरी गुड जुनैद, और वेरी गुड जिन्होंने ये सोचा था सबके लिए। ठीक है, सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। ठीक है चलिए, चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर हो गए 5 क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो एग्जामिनर सोच सकता है ना डिफिकल्ट बनाने का, वो हम कर लेंगे क्वेश्चन, ताकि डिफिकल्ट भी आए तो हमें ऐसा लगे अरे ये तो क्लास में ही करके गए थे क्वेश्चन। ठीक है चलिए, इसको करने का ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट NCERT में है। तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, एक का कलर वायलेट है, एक का येलो है। आपको बतानी है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम इज, बेटा आपको ये बताना है। चलिए करिए, चलो जल्दी करो, 3-4 क्वेश्चन है, फिर अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, कैसा लगा ये क्वेश्चन? सोचने की जरूरत पड़ रही है ना इसमें? सोचो सोचो अच्छे से सोचो क्या होना चाहिए। वेरी गुड। साक्षी हो गया है क्या तुम्हारा? हम हो गया तो गलत लग रहा है। अच्छा मतलब डाउट है, कोई नहीं, चलेगा चलेगा। बस हैंड रेज करो अगर आप लोगों ने मतलब अप्रोच कैसे किया है क्वेश्चन को, वो मैं देखना चाहती हूँ बेटा। ओके सलोनी, तुम इसका आंसर चैट बॉक्स में देना। ठीक है, अभी मैं गुंजन गर्ग से पूछ रही हूँ। हाँ गुंजन बेटा, कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को? मैम ए होगा। कैसे होगा बेटा, थोड़ा बताओगी? मैम इसमें वायलेट की जगह पे येलो, येलो की जगह पे वायलेट होना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था तुमने गुंजन पहले? यस मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो जस्ट अभी मैंने कहा कि अपनी नोटबुक में लिख लो। जब भी आप वेवलेंथ निकालने चलते मतलब वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो ध्यान रखना उसके एब्जॉर्ब्ड कलर से आप वेवलेंथ निकालते हो, तभी इसका नाम होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट उसके ऊपर आई है, इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिस वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब किया है, उससे आप निकाल पाओगे उसकी वेवलेंथ। ठीक है, ना कि उसके ट्रांसमिट जो किया है कलर उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इधर देखना, 2 कॉम्प्लेक्स है, ये वॉयलेट कलर है, येलो कलर है। इट मींस ये ट्रांसमिट कलर है, उसके एब्जॉर्ब किसने क्या किया होगा, येलो किया होगा, इसने वॉयलेट किया होगा, राइट। तो उससे आप निकाल सकते हो उनकी वेवलेंथ या ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है। बाकी सारे ठीक है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि क्रोमियम 3+ है, D3 होगा। ठीक है, T2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है, ये भी ठीक है। एंड डेल्टा ओ वैल्यू यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू जो ए के लिए वो कम है बी से, ये भी ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है,
और अमोनिया इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको ध्यान रखना। अमोनिया वाटर का तो ना ध्यान रखना, कोई तुमसे नींद में पूछे ना अमोनिया और पानी में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं अमोनिया और वाटर। पता नहीं क्या प्यार है एग्जामिनर को इससे, अमोनिया और वाटर से, तो ध्यान रखना अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन वाटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि ए क्यों आएगा इसका आंसर? ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये मैं भूल गई भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करो जी। ये कंसिडरिंग डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, अगेन कंडीशन दे दिया है, द मैग्नेटिक मूवमेंट इन केस ऑफ इसमें रुदेनियम वाले कॉम्प्लेक्स में। करो बेटा। एनसीईआरटी को भूलना नहीं है, एनसीईआरटी करना है। मैंने एग्जाम्पलर भी अपलोड कर दी है और मॉड्यूल भी अपलोड किया हुआ है इनका, तो आप लोगों के पास टाइम है। हाँ जी, बस 2 ही बच्चों का हुआ। विशाल, ओके। सारे वही बच्चे जिनसे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया। अर्पिता बता दो इसका आंसर। मैम 0। 0 कैसे निकालना? मैम क्योंकि Ru2+ आएगा तो उससे D6 आ जाएगा, और H2 है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी उसमें। तो मतलब 6 है तो 3 जो ऑर्बिटल्स है उसमें पेयरिंग होकर के मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। तुमने बोला बिल्कुल ठीक है, आंसर भी ठीक है, लेकिन तुमने मतलब सॉरी बोला जो है ना वो गलत बोल दिया, बट आंसर तुम्हारा ठीक आ जाएगा। वो इसीलिए तुमने एक लाइन बोली मेरे को अर्पिता कि वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, राइट? यही बोला तुमने अभी मेरे को। और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग तो होती ही नहीं है ना, क्योंकि इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अर्पिता ध्यान से देखो। मैम बताओ। नहीं, एक मिनट अर्पिता, नोटिस किया ये चीज क्या बोला तुमने? यस मैम। हाँ, तो इसमें क्या बोला, इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे जो अभी मैंने जस्ट बोला तुम लोगों से? क्या भूल जाते हो तुम लोग? भूल जाते हो कि जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर हैं, रुदेनियम आयरन का तो भाई है, आयरन रूठ गया ओसम, याद करो वो दिन। ठीक है, तो जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर है ये ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन। अर्पिता आंसर तो तुम्हारा आ गया ठीक, लेकिन जो तुमने बोला वो गलत बोल दिया, राइट? तो ये चीज ध्यान, पेयरिंग, हाँ पेयरिंग होगी, होनी नहीं चाहिए, होगी। ठीक है, होनी तो नहीं चाहिए बिकॉज वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, बट यहाँ पे क्यों हो रही है? बिकॉज ये 5D कौन से वाले सीरीज का मेंबर है? 4D वाले का। 4D 5D सीरीज ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी कभी जिंदगी में गलती मत करना। और चलो मान लिया, इधर आओ, ये तुम्हें नहीं भी पता बात, मान लेते ये नहीं भी पता, फिर भी देखो इन्होंने कंडीशन भी, हाँ एक बच्चे ने बोला कि कंडीशन भी दे रखी है, ये देखो। ठीक है, तो अपनी नोटबुक पे चिपका लो इस बात को, अगर डेल्टा ओ ज्यादा है तो पेयरिंग होगी, अगर डेल्टा ओ कम है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है अर्पिता? यस मैम। और बाकी सब भी जो गलती कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वन, काफी इंपॉर्टेंट है ये, करो इसको। ये जिनके हैंड रेज हैं हो गया क्या उनका? बेटा जल्दी करो, अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करना है। देखो इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कितना आ रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। गुंजन हो गया तुम्हारा? गुंजन कुमार? हाँ मैम। हाँ बताओ जी, बताओ बेटा।
मैम मेरा तो सी आ रहा है कैसे आया सी? क्योंकि मैम NaCH तो वो है ना स्ट्रोक, तो उसकी तो वैल्यू ज्यादा तो NCS स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेटा? स्ट्रॉन्ग है ना मैम वो? ना, एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो गुंजन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो बेटा। मुझे इसका मैम मैं ऑर्डर बताऊं? कौन बताएगा, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम सबसे आगे NH3 होगा, फिर उसके बाद NCS होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा। पक्का? ठीक है। ये तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है तो वेवलेंथ अमोनिया वाले की सबसे कम होगी बच्चों, प्लीज नोटिस करो इस बात को। वेवलेंथ अमोनिया वाले की, और वेवलेंथ देखो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है, क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस के यहाँ पे, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इसकी सबसे कम है, तो ये अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये बताओ हाँ या ना? तो इसका ऑप्शन ए की तो है, ये देखो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी का फर्स्ट होगा यहाँ पे, और सी का क्या होगा यहाँ पे सेकंड वाला, यानी कि फ्लोरीन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बिकॉज फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से, और लास्ट क्वेश्चन और कर दो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बेटा आइए, होमोलेप्टिक आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, आपको बताना है ये वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ग्रीन ब्लू एंड रेड रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं, आपको लिगेंड स्ट्रेंथ बताना है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। हाँ करो। जो बच्चे जल्दी जल्दी हैंड रेस कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी जो बच्चे उनको भी बेटा टाइम का थोड़ा देखना पड़ेगा। नो डाउट दिस इज योर JEPYQ, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, 10 सेकेंड में भी कांट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, इट विल टेक 40 to 50 सेकेंड्स। हाँ दीपक प्रजापति, कहाँ गुम हो गए थे, आवाज गायब हो गई थी तुम्हारी तो। हाँ दीपक। मैम ए। ए कैसे ए? मैम इसमें ग्रीन वाले की जो वेवलेंथ है वो दूसरे मतलब ब्लू वाले की जो वेवलेंथ है सबसे छोटी होगी, तो यानी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो तो यानी लिगेंड ज्यादा L2 स्लो। सबसे आगे आएगा। हाँ ठीक है, और रेड वाला? मैम रेड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो L3 सबसे पीछे जाएगा। शाबाश, सबका ए आ रहा है? यस बहुत मैम। बढ़िया, ऐसे करना है तुम लोगों को, कंसेप्ट मुझे बताने हैं ताकि मुझे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। वेरी गुड, वेल डन दीपक, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने, शाबाश। बस पेपर में मत गड़बड़ कर देना, ठीक है। यस ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है ना, ब्लू किस में आ रहा है L2 में, तो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर स्प्लिटिंग भी उसमें ज्यादा होगी, तो ऐसे करना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो वाला मैं आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लास, एंड स्ट्रक्चरल वाला मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। इसमें आपके जो सिलेबस में जो आपको करना है दैट इज आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, बस ये करना है, ये आपको नहीं करना है। हालांकि ये भी होते हैं बट आपको नहीं करना, आपको ये 4 टाइप के स्टडी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से आऊंगी, फटाफट आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी, देन आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगी। बेटा देखो, आप लोग ना सोचते हो कि ये बहुत इजी है और क्वेश्चन हो जाएंगे, नो डाउट इजी है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी है ना जो आप लोगों को नहीं मालूम होती है, और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना के फ्रेम कर देता है और आप वहीं फंस जाते हो। अभी वैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले समझो इनमें क्या क्या चीजें बेटा ध्यान रखनी है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, ये वो इन आइसोमर्स में क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में, है ना। जब आप लोग अलग अलग सॉल्यूशन में डालते हो तो आपको करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आयंस मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, है ना। दिस आइसोमर गिव डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। जैसे ये दो एग्जांपल आप लोगों के बहुत कॉमन है, मतलब एग्जामिनर के भी फेवरेट है, एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल्स हैं,
और मैं भी यही एग्जांपल करवा रही हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर तुम मान लो इसको तुम किस में डालते हो, बेरियम क्लोराइड में डालते हो, तो तुम्हें यहाँ पे बेरियम सल्फेट मिलेगा, बिकॉज दिस इज योर, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। अगर तुम यहाँ पे AgCl डालते हो, सॉरी AgNO3 डाल दो, तो तुम्हें AgBr मिलेगा, जिसके पेल येलो पीपीटी होते हैं, और ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या आयनाइजेशन है, क्योंकि जब आप BaCl2 डाल रहे हो तो इट मीन सल्फेट आपका बाहर होगा, अगर आप AgNO3 डाल रहे हो तो इट मीन आपका Br बाहर होगा। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, जब आप लिगेंड का एक्सचेंज करा रहे हो इन आयनाइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल रिमेन सेम। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का, ये मालूम है, ये बात मालूम है कि नहीं है? नहीं मालूम है तो लिखो। अगर मेरी क्लास अटेंड की थी तो होगा थोड़ा बहुत आइडिया कि ऐसा बताया था मैम ने, हो सकता है भूल भी गए हो। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। अगर नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो नो नीड टू राइट अगेन, ठीक है। एंड थर्ड चीज इज केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोबाल्ट ले रहे हो, यहाँ पे क्रोमियम ले रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर हो गई ये तीनों बातें? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी सेम, एंड केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम। समझ गए? चलिए ओके, जैसे देखो इनकी वजह से क्या है, हाँ बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल, ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, है ना, वो तो पहली और मोस्ट प्रायर कंडीशन है, ठीक। ओके, तो देखो ना इसका कलर आप देख पा रहे हो बेटा, इसका रेड वॉयलेट कलर आ रहा है और इसका आपका आ रहा है रेड कलर आ रहा है। कैन यू सी दैट? तो देखो है बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कलर अलग अलग आ रहा है। रेड वॉयलेट कलर का होगा, दिखेगा ये कॉम्प्लेक्स, और वो आपका रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट ऑन रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड, और AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी। अच्छा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। देखा, एक चीज नोटिस की, अगर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन आपने बेरियम क्लोराइड के साथ कराई तो व्हाइट मिलेगा, बट सेम कॉम्प्लेक्स इफ यू रिएक्ट विद AgNO3 इट डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सल्फेट हमारे उसमें क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही सेम इसके लिए था, ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं लिख के आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको काम मतलब हेल्प होगी इससे। तो ये 4 एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ बेटा, ठीक है। तो ये सारे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है। देखो इसमें Cl का एक्सचेंज कर दिया और फिर ये देखो सल्फेट अंदर आ गया, लाइक दिस। नाइट्रेट का एक्सचेंज और सल्फेट का एक्सचेंज कर दिया, इसमें देखो Cl2 और Br2 का कर दिया, ठीक है। ओके अंशिका, ठीक है। आप ClBr ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आपका आयनाइजेशन है। और नीचे में देखो नाइट्राइटो N का और इसका थायोसाइनाइटो का करा दिया, इसके अंदर क्या करा दिया, थायोसाइनाइटो नाइट्रो बाहर ले गए, और इसमें देखो क्लोरीन का करा दिया। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट। सेकंड आता है हाइड्रेट। देख रहे हो क्या या नहीं देख रहे हो? ठीक है, इसमें देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि CrCl3.6 वाटर के कितने आइसोमर बनेंगे। तो डायरेक्ट ध्यान रखो बेटा, इसके 3 बनते हैं, 3 बनते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, या तो कैटायनिक होना चाहिए या नाइनिक होना चाहिए। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है, किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो ये गलत आ रहा है, समझे? आपको कलर लर्न करने पड़ेंगे। ना ना, कलर नहीं लर्न करना, ये तो मैंने तुम्हारे ऐसे रेफरेंस के लगाया हुआ, कलर नहीं लर्न करना, ठीक है, ठीक है। तो इसके 3 बनेंगे। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा अपना, ठीक है, ये नहीं आपको दिखाना है इसमें, ठीक है। और बाकी देखो ये एग्जांपल्स हैं। हाइड्रेट, हाइड्रेट में क्या हो रहा है, वाटर का लिगेंड का आदान प्रदान हो रहा है ना, इसमें एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही है सेम यहाँ पे। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज में क्या होता है, ये सबसे इजी होता है, ये सबसे बढ़िया होता है और सबसे इजी होता है। लिंकेज में एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, हाँ। सोलवेट आइसोमेरिज्म यू कैन ऑल्सो से, वाटर का हो रहा है तो, ठीक है। अगर कोई और सॉल्वेंट का हो रहा है तो लिंकेज में क्या करोगे, एम्बिडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, ठीक है, एक टाइम पे एक ही साथ कनेक्ट होंगे। और इसके एग्जांपल्स हमें पता ही है, आपका कौन सा हो गया, NO2 हो गया, नाइट्राइटो NO, नाइट्राइटो O की फॉर्म में, ठीक है। आइसोथाइनाइटो हो गया, सॉरी आइसोसाइनाइट हो गया, और साइनाइड हो गया CN और NC, याद करो,
ठीक है। एक ये थायोसाइनाइड हो गया, अगर सल्फर से अटैच हो रहा है तो एस लगा दोगे, अगर नाइट्रोजन से हो रहा है तो ये भी क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में देखो क्या होता है, ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायन एंड अनायन एंटाइटीज। कैन यू सी दैट, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ पहले अमोनिया है, अब देखो कोबाल्ट इसके साथ क्या, एक गलत है, यहाँ पे CO करो बेटा। ठीक है, क्लोरीन आ गया, राइट। इसमें देखो प्लेटिनम के साथ पहले क्लोरीन है, अभी अमोनिया आ गया। ठीक है, एंड सेम देखो यहाँ पे भी यही चीजें हो रही हैं, देखो एक बार ध्यान से। सेंट्रल एटम का चेंज हो जाता है ना मैम इधर से उधर। एटम का नहीं होता, लिगेंड का एक्सचेंज होता है, नहीं मैम। लिगेंड भागता है इधर उधर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक दूसरे में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन करोगे, कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ मुझे। पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। चलो करो इसको। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ये कोई करस्पॉन्डिंग आपका कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने नहीं बता रखा मेटल क्या है। देखो पढ़ के देखो क्या दिया हुआ है। Solution of A gives a white precipitate with AgNO3 and B gives white precipitate with BaCl2. The type of isomerism exhibited by complex. करो, देखो कितना फेमस क्वेश्चन है ये। करो करो हैंड, अरे अरे वाह, काफी बच्चों ने कर लिया। निगम बताओ बेटा, निगम। हाँ, अरे तुम लोग फिर बोलते ही नहीं हो, बोला है क्या चैट बॉक्स में? चैट में दे दिया। अच्छा, बी बोल रहे हो, यस बी इज द करेक्ट, अभी बताया था ये। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है आयनाइजेशन आइसोमर। ये वाला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से पढ़ना है इसको, बहुत ध्यान से। कौन सी करेक्ट है आपको ये बताना बेटा। विशाली आप बताओ, विशाली लोहिया आप बताओ बेटा। ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। ए आ रहा है, ए बिल्कुल ठीक है। ए लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाता है। नो मैम। मैम इसमें शायद इनकरेक्ट पूछा होगा कि बाकी के BCD जो है वो करेक्ट लग रहे हैं मुझे। एकदम क्वेश्चन ठीक है, तुम लोग गलत देख रहे हो। फिर से देखो, आप लोगों से करेक्ट पूछा है। मैम बी होगा। बी होगा, बी, ये वाला बी फॉर बोल। यस मैम। गलत। मैम ये सी होगा फिर ये। हाँ बस, मैंने अब सी नहीं तो डी, डी नहीं तो ए। इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, इधर आओ बेटा, ये सी इज करेक्ट। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे देखो लिंकेज तो है ही नहीं ना, नाइट्रेट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे Br और कार्बोनेटो को एक्सचेंज कराओगे, मैंने कहा था ध्यान रखना, एज एक्सचेंज करवाते वक्त कि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी सेम। यहाँ पे कार्बोनेट बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा जी, और ब्रोमीन मोनोडेंटेट है। तो अगर तुम इनका एक्सचेंज कराते हो तो कोऑर्डिनेशन में तुम गड़बड़ कर दोगे, समझ गए? क्योंकि अगर तुम ब्रोमीन बाहर लेके जाते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा बेटा। कार्बोनेट याद करो, फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत है। ये कहाँ से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कौन सा दिखा रहा है मुझे बताओ। हाँ मैम GI करेगा। ठीक है, हाँ GI करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेगा, फेशियल और मेरिडोनियल, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3 है क्या, मतलब 3। हाँ बताओ, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन, ये जो भी है कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है सिंपल। चलो एक काम करो, इसका आंसर चैट बॉक्स में डाल दो सारे। चलो हाँ, इसको तो करोगे आंसर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि ये SCN और NCS क्या है आपका, लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, ओके। तो अब देख लो, जो बच्चे मेरे को कह रहे थे होमवर्क का, ये देखो ये रे होमवर्क। ठीक है, ये आपको करना है।
ठीक है, मस्त मजे से करना, बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने इसमें, ठीक है, अराउंड 20 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और भागो नहीं गुंजन, रुक जा बेटा, पहले समराइज करके जाओ क्लास को कि क्या क्या कराया। तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ समराइज करने का। हाँ पूछो ना बेटा, पूछो 1 मिनट, देख रही हूँ बेटा तुम्हारा क्वेश्चन। बाकी लोग क्या कहते हैं, करो। मैम लास्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी, क्या हम एक NH3 और Br को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन में, अच्छा इसको नहीं कर सकते बेटा, अनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखना, न्यूट्रल लिगेंड का एक्सचेंज नहीं करा, क्योंकि आप ब्रोमीन इज योर क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज, वाइल अमोनिया इज योर न्यूट्रल, ठीक है। क्या नाम है, अर्पिता? ओके। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी पूछी तुमने, बहुत बढ़िया, तो ये लिख लो अपने नोट्स में, अनायनिक लिगेंड्स का एक्सचेंज कराओगे इसमें, ठीक है। चलिए ओके, तो बच्चे ओके आप लोग समराइज कर रहे हैं, ठीक है, मुंह से भी बोल दो कोई। मैम मैं बोलूं? नहीं, साक्षी नहीं, आपने साक्षी नहीं, कोई और, सोनाक्षी बोलेगी, साक्षी की बहन सोनाक्षी। मैं बताऊं मैं? हाँ गुंजन बताएगा, गुंजन बताओ भाई, चलो। मैं CFT किया था, उसकी लिमिटेशन और स्प्लिटिंग एनर्जी और आयन लिंकेज हाइड्राइड सॉल्वेंट, ये बस खत्म। CFT किया था, यस, उसमें क्वेश्चंस किए थे, वेरी गुड, और लास्ट में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करके उसको कंप्लीट कर दिया है। और घर से क्या करना है अब तुम्हें पता है ना? होमवर्क 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 तो करना ही है। आप लोगों के जो टारगेट्स, देखो अब बच्चे, जो आप लोगों के टारगेट्स है, इधर आओ, वो जो शिवानी मैम ने दिए थे, विच इज योर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये एक चैप्टर था आप लोगों का, ये आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, और ये मोल कॉन्सेप्ट है 11th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट इज योर चैप्टर फ्रॉम ग्रेड 11। तो इस चैप्टर को कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक 1.5 घंटा मिला ना केमिस्ट्री के लिए टाइम टेबल में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम डिटेल में पढ़ने जाओगे कम से कम ये 5-6 घंटे खा जाएगा, और सेम ये भी खा जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं ये मान के चल रही हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये आपने चैप्टर पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने, शिवानी मैम ने टाइम टेबल बनाया है। तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर के जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज वाले मैंने बताए हुए ना आप लोगों को, उनको रिवाइज करना है आप लोगों को, सेम फॉर मोल कॉन्सेप्ट, एंड देन लगाने हैं नीट के PYQs, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में आपके 4 ही इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टोक्योमेट्री वाला, और लिमिटिंग रेजेंट ये एक में ही आ जाएगा। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये छोटे छोटे है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, थ्योरेटिकल यील्ड, ये सब निकाल, परसेंटेज यील्ड, ये ही 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको इस चैप्टर में करने हैं। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में E1 हो गया, E2 हो गया, E1CB हो गया, राइट, SN1 हो गया, SN2 हो गया, राइट। सारे नेम रिएक्शन टिप्स पे होने चाहिए, सारे रिएजेंट्स टिप पे होने चाहिए कि कौन क्या कराता है, कब एलिमिनेशन होती है, कब सब्स्टिट्यूशन होता है, कब SN2 होता है, कब SN1 होता है, कब E1CB होता है, क्या क्या क्राइटेरिया बताए थे, ये सारे आप लोगों को मैंने चार्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है। आप फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे, विद इन 40 मिनट्स में इसकी थ्योरी करेंगे आप लोग, ठीक है। और बाकी जो भी टाइम है इसका सारा MCQ में, PYQs करने में लगाएंगे, ठीक है। तो वो जो टाइम टेबल बना हुआ है वो इसी अकॉर्डिंग बना हुआ है कि आप लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़े हैं, ठीक है। अगर किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं चैप्टर तो बेटा फिर आप लोग को टाइम तो जाएगा फिर इसमें, ठीक है। यस, मोल कॉन्सेप्ट भी है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आप लोगों के टारगेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट होने चाहिए। और मैं आपसे मिलूंगी अब, कब मिलूंगी?